हेलो दोस्तों, मेरी ये बात बहुत ध्यान से सुनना कि 9 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप एक लॉजिकल तरीके में एनालाइज करके चलोगे तो आप किसी भी स्टॉक को बड़े इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये स्टॉक बेशक आज की डेट में एक पेनी स्टॉक है, आने वाले वक्त का एक मल्टी बैगर स्टॉक बनने की संभावनाएं रखता है या नहीं रखता। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कुछ इस तरीके से अपनी जगह बना लेगा, क्योंकि हर चीज़ के पीछे मैं आपको कुछ ऐसे लॉजिक्स, कुछ ऐसे रैशनल्स बताने की चलेगा। हम मार्केट के अंदर हमेशा न्यूज़ के साथ ही स्टॉक्स को चलते हुए देखते हैं। तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आती है कि जो भी स्टॉक न्यूज़ के अंदर होता है उस स्टॉक के अंदर मूवमेंट तो आएगी आएगी, ये बात हम सभी लोग मानते हैं। अब जिस स्टॉक के अंदर न्यूज़ आती है उस स्टॉक के अंदर मूवमेंट आएगी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो मूवमेंट हमारे ही फेवर में आएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जिस चीज़ का दाम बढ़ चुका होता है मार्केट के अंदर, मार्केट पार्टिसिपेंट उसमें कहीं ना कहीं पुरानी पोजीशंस में भी बने हुए होते हैं और वो उस जगह पर अपनी पुअर पोजीशन से निकलने की भी कोशिश करते हैं। और कुछ स्टॉक के अंदर स्टॉक मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं अपने पोजीशंस को जो एवरेज कर आए होते हैं, वो पार्शियल प्रॉफिट भी बुक करके मार्केट में अपनी पोजीशन साइजिंग को कम करने की कोशिश करते हैं। वरना आप खुद सोचो कि जिस स्टॉक को आप खरीद रहे हो उस स्टॉक को कोई तो आपको बेच कर चल रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम चीज़ों को ध्यान से समझ के चलते हैं, धीरे धीरे करके इनके बारे में एक एक स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। इन स्टेप्स को आप कहीं ना कहीं लिख लीजिए। इसके अलावा अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी एक ई बुक भी दूंगा। आप इस ई बुक को अगर आप रीड करोगे तो कॉन्सेप्ट आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो हमें समझना चाहिए कि किसी कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो उस बिज़नेस को सबसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं, लेकिन इतने सारे प्रमोटर्स हैं, इतनी सारी कंपनीज़ हैं, तो कैसे सेलेक्ट किया जाए और कैसे इस चीज़ को समझा जाए। तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए मार्केट के अंदर जो सबसे पहली स्टेप आती है कि इस समय पर बल्क डील्स किन की चल रही हैं और ब्लॉक डील्स किन की चल रही हैं। तो जैसे किसी स्टॉक की बल्क डील चलती है या किसी स्टॉक की ब्लॉक डील चलती है, तो हमें उसकी बल्क डील्स को स्टडी करना चाहिए, किसी स्टॉक के ब्लॉक डील्स को स्टडी करना चाहिए। तो वो स्टॉक हमारे वर्थ लिस्ट के अंदर आ जाता है, क्योंकि जिसको आज कोई महंगे दाम पर या सस्ते दाम पर खरीद या बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं मतलब मार्केट के अंदर इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है किसी बड़े ट्रेडर की या बड़ी म्यूचुअल फंड हाउस की या किसी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की, एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हाउस की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर लगी हुई है। अब देखिए, बात को ध्यान से समझिएगा। कोई भी बड़ा इन्वेस्टर मार्केट के अंदर अगर एक बड़ी पोजीशन साइजिंग बनाएगा तो इसका मतलब उसकी कंपनी के अंदर एक बड़ी हिस्सेदारी हो गई, एक बड़ी भागीदारी हो गई। तो जब आपका किसी कंपनी के अंदर, किसी बिजनेस के अंदर एक बड़ी हिस्सेदारी है या एक बड़ी भागीदारी है, तब आप उस कंडीशन में उस कंपनी के अंदर जो एक मैनेजमेंट के साथ में एक आपके अच्छे रिलेशन बन चुके होते हैं और कहीं ना कहीं आप आने वाले वक्त में आप उसके इनके डिसीजंस को समझते हो और आपका कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस रहता है, भी आपका से रहता है कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल कैसे होनी चाहिए। और कहीं क्योंकि जब कभी भी आप किसी बड़े इन्वेस्टर को देखोगे और वो बड़ा इन्वेस्टर अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आता है किसी कंपनी के अंदर एक बड़ी होल्डिंग को क्रिएट करने के लिए, तो वो अपने साथ केवल पैसे लेकर नहीं आता, वो अपने साथ उस एक्सपर्टीज़ को भी लेकर आता है, जिसकी वजह से उस कंपनी के अंदर चांसेस हैं उस कंपनी के आगे जाने के। तो जब भी कभी कोई कंपनी के अंदर कोई अपनी होल्डिंग लेता है, जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा कि यार भागीदारी 2% की, 3% की, 4% की या 5% की अगर पार्टनरशिप अगर किसी कंपनी के अंदर होती है, तो इसका केवल यही मतलब नहीं है कि पार्टनरशिप केवल 5% की है। मकसद ये भी है कि किसी ने अगर किसी को 5% के शेयर्स अगर दिए हैं, तो कहीं वो ये भी एक्सपेक्ट करके चलता है कि जो उसकी कंपनी के अंदर एक हिस्सेदार आ रहा है वो अपने साथ अपनी एक्सपर्टीज़ भी लेकर आएगा। हमारा रिटेल इन्वेस्टर 5% की या 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी कहाँ लेकर आ पाते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तो सबसे पहले हम ये समझ के चलते हैं कि बल्क डील और ब्लॉक डील कहाँ पर चल रही है। देखिए, आप इसे खुद भी स्टडी कर सकते हैं और अगर आप हमारी स्टडीज़ को हमारे से लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे क्लाइंट भी बन सकते हैं। मतलब मैं अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स आपके साथ में शेयर करके चलता हूँ। जो पैरामीटर्स मैं आपको समझा कर चल रहा हूँ, इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए मैं स्टॉक्स का सिलेक्शन करता हूँ और टाइम टाइम पर आपको बता कर चलता हूँ कि किस तरीके के स्टॉक के अंदर हमारी बाई की रिकमेंडेशन है, किस जगह पर हम लोग उसे होल्ड करना चाहते हैं और किस जगह पर हम उसको बेचने की रिकमेंडेशन आपको देकर चल रहे हैं। वो मैं सब आपके साथ में लॉजिकली आपको बता कर चलता हूँ। तो मेरा पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया, जिसके अंदर मैं बल्क डील और ब्लॉक डील की बात आपसे कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने बिजनेस को आइडेंटिफाई कर लिया, एक बिजनेस का नेम मेरे दिमाग में आ गया कि इसके अंदर कोई ना कोई तो एक्टिव है, पर अभी तक मेरा कोई डिसीजन नहीं बना है, ये मैंने केवल स्टडी करा है। इस स्टडी के व्यापार में मार्केट में जाकर कोई ट्रेड नहीं ले लूँगा। अब मैं रोजाना इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करूंगा कि डिलीवरी परसेंटेज बढ़ रही है या कम हो रही है, और इस डिलीवरी परसेंटेज के साथ में मार्केट के अंदर किसी स्टॉक का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। और अगर मार्केट के अंदर इसका प्राइस कम हो रहा है तो इसका मतलब प्रमोटर, ये ऐसे समझिए कोई बड़ी हिस्सेदारी करने वाला कोई जो निवेशक है, वो इस समय इस स्टॉक से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ तो उसने अपनी पोजीशंस को ऑप्शंस के जरिए हैच कर रखा है, या उसको लगता है कि ये इसकी एक ऐसी जगह आ गई है जहाँ पर उसको एक अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना चाहिए। और बड़े इन्वेस्टर्स ने मार्केट के अंदर अपनी एक होल्डिंग बनाने के लिए अलग अलग प्राइसेस पे स्टॉक को एक्यूमुलेट करना होता है। तो कुछ बातें मतलब जो दिमाग के अंदर रहती हैं हमारे, कई बार माइंड के अंदर चेंजेस आते रहते हैं।
तो हमने सबसे पहले एक और चीज़ को समझ लिया कि एक ऐसा स्टॉक जिसमें जो हमारी वॉच लिस्ट के अंदर है, उसमें से ऐसा कौन सा स्टॉक है जो आज की डेट में वॉल्यूम शॉकर्स के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर हमें अगली चीज़ जो रीड करके चलते हैं वो होती है हमारे पास में वॉल्यूम के शॉकर्स क्या हैं। तो वॉल्यूम शॉकर्स को हम स्टडी करके चलते हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर इससे रिलेटेड किस तरीके की न्यूज़ का फ्लो है। क्योंकि देखिए, जब कभी स्टॉक मार्केट के अंदर न्यूज़ का फ्लो होता है, ये ऐसा समझ लीजिए जैसे कोई स्टॉक वॉल्यूम शॉकर्स के अंदर जाता है, तो उससे ज़्यादा रिलेटेड लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं। क्योंकि किसी ने अपनी पोजीशन को एक्विजिशन किया होता है, तो स्टॉक अगर बढ़ रहा होता है तो मतलब न्यूज़ चैनल्स ऐसी खबरें ढूंढ के लेकर आते हैं कि ये स्टॉक क्यों बढ़ा। और इस तरीके की मतलब खबरों को देखते हैं के लिए काफ़ी सारे लोग आते भी हैं, हाँ भी बताओ क्यों बढ़ा। तो मतलब ये स्टॉक क्यों बढ़ा, ये खबरें सबसे ज़्यादा चलती हैं। या आज इस स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट क्यों आई, क्यों किसी ने अपनी हिस्सेदारी को इतना बेचा, तो ये खबरें निकल कर आती हैं। तो इस तरीके की खबरों को हम पॉइंट आउट करना शुरू करते हैं। वॉच लिस्ट बनी हुई है, वॉल्यूम शॉकर के अंदर हमारा स्टॉक है, खबर उसकी चल रही है। तो तीसरा पैरामीटर हमारे पास में निकल कर आता है कि यार उस स्टॉक से रिलेटेड जो भी खबरें हैं वो क्या हैं। तो यहाँ से हम उसे समझना शुरू करते हैं कि कंपनी के बारे में एक्चुअली खबर क्या चल रही है। अब जरा लॉजिक समझ के चलिए। अब हमारे पास में 3 पैरामीटर्स हमारे हो चुके हैं कि कंपनी की एक अच्छी खासी पब्लिसिटी चल रही है, कंपनी का शेयर न्यूज़ के अंदर चल रहा है, वॉल्यूम शॉकर्स के अंदर आ चुका है। अब मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि मेरा ये जो स्टॉक है, ये मार्केट के अंदर अपने भाव के साथ किस तरीके से खेलता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टॉक है, क्या ये किसी डाउन स्विंग के अंदर चल रहा है, क्या ये मुझे स्विंग के डाउन साइड में मेरे को अवेलेबल है, या ये स्विंग की अभी अप साइड में अवेलेबल है। तो स्विंग की डाउन साइड के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स का इंटरेस्ट होता है और वो उसको धीरे धीरे कर एक्यूमुलेट करते हैं। तो मैं न्यूज़ को एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ कि इस न्यूज़ का सच में किस तरीके का इम्पैक्ट इस स्टॉक के बिजनेस के ऊपर पड़ सकता है। अब मैं स्टॉक की बात नहीं कर रहा आपसे, मैं आपसे स्टॉक के बिजनेस की बात कर रहा हूँ। तो मैं न्यूज़ का इफेक्ट स्टॉक के बिजनेस के बारे में समझने लगाता हूँ कि इस स्टॉक के न्यूज़ की वजह से इस तरीके के स्टॉक के बिजनेस पे किस तरीके का फर्क पड़ता है। और अगर ये स्टॉक किसी ऐसे बिजनेस को बिलोंग करता है जिस बिजनेस के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं, जिसके क्लाइंट सचमुच मार्केट के अंदर हैं, जहां पर इसकी जो सर्विसेज हैं या इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अवेल करने के लिए लोग इसको महंगा भी खरीदने को तैयार हैं, इसके प्रोडक्ट्स को, और किसी जगह पर इसको प्राइस वॉर का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो मेरे पास में ये एक पॉइंट है जिसको मैं दिमाग में रख लेता हूँ कि यार ये स्टॉक एक ऐसे बिजनेस को बिलोंग करता है जो बिजनेस आने वाले वक्त में ग्रो कर सकता है। तो आज अगर ये मुझे अच्छे दामों पर अवेलेबल है, तो क्यों ना मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करूं कि हम इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर लेते हैं। और वहाँ पर मैं अपने क्लाइंट्स के साथ में बाई की रिकमेंडेशंस उनको शेयर करके चलता हूँ पार्शली कि किस किस जगह पर हमें कैसे कैसे हमें इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। अब देखिए, इसके अंदर मैं आपको जो नहीं बता सकता कि कितने इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ऑब्वियस सी बात है आपको आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ही बता सकता है, और मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ। पर मेरी रिसर्च इधर टू द पॉइंट आपके पास में होती है कि आपकी को क्लैरिटी मिल चुकी होती है कि ये वो जगह है जिस जगह पर हम इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, आगे हम इसको लेकर चलते हैं। जैसे जैसे हमें स्टॉक की जर्नी के बारे में समझ रहे हैं, अपने इन्वेस्टर की जर्नी के बारे में समझ रहे हैं, यहाँ हमें ये बात समझ में आ चुकी होती है कि हमने एक बिजनेस में, अच्छे बिजनेस में जो 3 पैरामीटर्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, इस बिजनेस के अंदर अपनी एक पोजीशंस को हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब मैं लॉजिक समझ कर सकता हूँ कि इसके अंदर जो प्रमोटर है, क्योंकि वो इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से जानता है और हमने इस वीडियो की शुरुआत ही प्रमोटर से की थी, तो प्रमोटर की होल्डिंग इसमें कितनी बड़ी है या घट रही है। क्योंकि प्रमोटर को तो अपने बिजनेस के बारे में सब पता होता है, मतलब प्रमोटर को अपने बिजनेस के बारे में सारा ज्ञान है। तो अब ऐसी जगह पर अगर प्रमोटर की होल्डिंग इंक्रीज़ हो रही है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये मेरे पास एक पॉजिटिव साइन है। और अगर प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज़ हो रही है, तो मैं ये देख के चलता हूँ कि क्या ये जो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को डिक्रीज़ कर रहा है, उसकी वजह इसका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब एक्सपेंशन है, या इसकी कोई और वजह है। तो मैं इनको ना समझने की कोशिश करता हूँ। अब ऐसी जगह पर देखिए, हर चीज़ के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और जब कभी हम एक एक करके सारे फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, तभी जाकर हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर एक मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बन पाते हैं। तो मतलब मैं आपके साथ जो रिसर्च करता हूँ, मैं आपके साथ वो पैरामीटर शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ मुझे समझ आना शुरू होता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर इस पर्टिकुलर कंपनी का जो प्रमोटर है वो अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। अगर इंक्रीज़ कर रहा है, तो इंक्रीज़ करने के लिए इसने अपनी बैलेंस शीट के अंदर डेप्थ तो इंक्रीज़ नहीं किया, मतलब हो सकता है ये मतलब उधार लेके चल रहा हो और अपने इस उधार से इंक्रीज़ कर रहा हो अपनी होल्डिंग को, मतलब मार्केट वैल्यू पे इसको उठा रहा हो, या फिर ये आपके पास में कहीं कोई डिविडेंड तो दे के नहीं चल रहा, और इस डिविडेंड को लेने की डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसने कोई उधार तो नहीं लिया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है
कि जब कभी भी आप एक डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो उसका जो बड़ा बेनिफिट होता है वो उसके पास जाता है जिसकी कंपनी के शेयर्स के अंदर एक बड़ी हिस्सेदारी होती है। और ये बात आप जानते हो कि कई बार अच्छी कंपनीज़ के अंदर जो कंपनी के मैनेजमेंट की हिस्सेदारी होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं और कंपनी के जो मालिक होते हैं वो खुद ओन करते हैं आपके उसमें एक बड़ी हिस्सेदारी को। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें हम लोग देख कर चलते हैं। अब देखिए इसके बाद मुझे भी सारे पॉइंट्स मेरे को क्लियर हो रहे होते हैं, तब इसके साथ में एक चीज़ समझने की कोशिश करता हूँ कि कंपनी का ये जो बिज़नेस है कहीं ये ऐसा बिज़नेस तो नहीं है, क्योंकि ये बिज़नेस अभी इस समय पर डिमांड में चल रहा है, न्यूज़ के अंदर चल रहा है, बिज़नेस बढ़ रहा है, कस्टमर बेस बढ़ रहा है। तो इस बिज़नेस में क्या कोई ऐसा एडवांटेज तो नहीं है कि जिसके अंदर कोई नया इन्वेस्टर ईजिली इसके अंदर मतलब नया कोई प्लेयर मार्केट के अंदर आएगा और कोई नई टेक्नोलॉजी लाकर इस कंपनी को रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह पर एक नई कंपनी खड़ी कर देगा, जो इस कंपनी को खड़ा करना अपने आप के लिए बड़ा मुश्किल काम होगा। तो ऐसी जगह पर भी मतलब मैंने देखा है कि स्टॉक्स के प्राइस सारी चीज़ें अच्छे होने के बाद भी, बिजनेस अच्छा होने के बाद भी नीचे की डायरेक्शन में फॉल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ये समझना जरूरी है कि कंपनी को जो कंपटीशन है या कंपनी की जो थ्रेट है वो क्या है। तो कंपनी के कंपटीशन को जब हम समझते हैं, कंपनी की थ्रेट को समझते हैं, अगर कंपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ के जरिए इसको और ज़्यादा एडवांस लेवल तक लेकर जा सकता है और कंपनी इसके अंदर इस तरीके की कोई एडवांसमेंट अगर नहीं करके चल रही है, तो हम ये समझते हैं कि अगर इसी तरीके की एक कंपनी को सेटअप किया जाए तो उस कंपनी को सेटअप करने के लिए किन किन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है और क्या उससे इस समय पर उन रिसोर्सेज को मीट आउट करना किसी कंपनी के लिए पॉसिबल है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देकर चलता हूँ कि अगर इस समय पर कोई टेलीफोन कंपनी आएगी तो एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आएगी, तो जब वो एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आएगी तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी सीधा नई टेक्नोलॉजी में होगी, और जब उसकी कंपनी सीधी इन्वेस्टमेंट नई टेक्नोलॉजी के अंदर होगी तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पुरानी कंपनीज को एक बड़ा कॉम्पिटिशन देकर चलेगी, क्योंकि उनके पास में जो टेक्नोलॉजी है वो पुरानी है। ये लॉजिक समझ में आया। अब इन द सेम वे आप सपोज करो कि अगर मैं किसी शुगर मिल की बात करके चलता हूँ, तो अगर मैं किसी शुगर मिल की बात करके चलूँगा तो शुगर मिल को सेटअप करने के लिए अगर आने वाले वक्त में कोई नई कंपनी आकर एक शुगर मिल सेटअप करना चाहती है तो इतना बड़ा स्पेस कहाँ से लेकर आएगी, जो कि इस समय पर किसी जगह पर ढूंढना उसके लिए बड़ा मुश्किल काम होगा। और फिर उसके बाद में मशीनरी की कॉस्ट वगैरह, क्योंकि टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये रॉ मटेरियल के ऊपर बेस्ड है और लोकेशन के ऊपर बेस्ड है। तो इस तरीके से हम लोग ये भी समझ के चलते हैं कि ऐसा कौन सा बिजनेस है, मतलब ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जिनके अंदर एक जो चैलेंज है किसी न्यू एंट्रेंट्स का वो है, या न्यू एंट्रेंट्स का चैलेंज इन बिजनेसेस के लिए अब नहीं है। तो जब हम इनको ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ हमारे पास में एक और नया पैरामीटर हमारे पास में खुल जाता है और हम बिज़नेस को और ज़्यादा डेप्थ से समझने लग जाते हैं। और जब हम बिज़नेस को ना समझते हैं, आप समझिएगा, लोग कहते हैं कि जो स्टॉक होता है ना, किसी स्टॉक से शादी नहीं करनी चाहिए। यार देखो मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ, आप ना स्टॉक मार्केट के अंदर इस कॉन्सेप्ट से सालों से काम कर रहे हो कि कभी कोई स्टॉक खरीदते हो और आप कभी कोई स्टॉक खरीदते हो और कभी कोई स्टॉक खरीदते हो। आप मुझे बताओ कि किस स्टॉक में जो आपकी एंट्रीज होती है आपको कितना प्रॉफिट देकर गई हैं, आप लॉजिकली समझो आया। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, मेरे लॉजिक को समझना है कि जिसके साथ में जब कभी आप किसी स्टॉक के अंदर इतनी चीज़ें देकर जाओगे ना, तो ये सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप किसी स्टॉक के साथ में शादी कर रहे हो। तो जब आप किसी स्टॉक के साथ शादी कर रहे होते हो तो आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान से देके चलते हो, और ऐसे समय पर किसी भी उतार चढ़ाव में, किसी भी मार्केट की नेगेटिव न्यूज़ में आप अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते हो, और इस जगह पर आप बेवकूफ़ नहीं बनते, और आप कई जगह पर आप ना मतलब पुअर पोजिशंस में ट्रैप नहीं होते, और इस जगह पर आप कई बार ऐसा होता है कि आप मार्केट के अंदर अच्छे रिवॉर्ड्स को समझ पाते हो कि ये रिवॉर्ड्स आपको कहाँ छुपे मिलेंगे, मतलब आपके छुपे हुए अवसर कहाँ पर हैं, मतलब ऐसी जगह पर आप मार्केट से हिडन बाइंग को आइडेंटिफाई कर पाते हो। तो मतलब देखिए ये वो पॉइंट है जो मैं आपको समझाना चाहता था। तो किसी स्टॉक के अंदर मैं ये समझ के चलता हूँ वैसे समय पर कि इसके अंदर थ्रेट कितनी है, मतलब क्या ये बिजनेस एक अपनी मोनोपोली खिला सकता है या इसको एक नए एंट्रेंट से लेकर थ्रेट है। इन पॉइंट्स को जब मैं समझ के चलता हूँ तो अगली चीज़ मेरे पास में आती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी किसी कंपनी की ग्रोथ होती है तो सबसे बड़ा असर जो उसके ऊपर पड़ता है वो आने वाले वक्त में कंपनी के लिए किस तरीके के पॉलिटिकल फैक्टर्स आने हैं। अब जैसे कि एग्जांपल लेके चलिए कि जैसे जैसे हम लोग सप्लाई चेन के बढ़ाने की बात करते हैं तो हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रकों की ज़रूरत पड़ेगी, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें टावर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब आप ये समझ के चलो, अगर आप सप्लाई चेन को इंक्रीज़ करते हो और ट्रकों की आपको ज़्यादा ज़रूरत है, अब उस कंडीशन में आपका डीजल भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, और अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आती है जिसमें डीजल के ऊपर वो बैन लगा कर चलेगी, डीजल के व्हीकल्स के ऊपर बैन लगा कर चलेगी, तब इस कंडीशन में इस तरीके के बिजनेसेस के अंदर तो एक कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी और एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट सा क्रिएट होगा। तो ऐसे समय पर हमें ये भी समझना पड़ता है
कि मार्केट के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ उस पर्टिकुलर बिजनेसेस को लेकर कैसी हैं, क्योंकि बिना पॉलिटिकल फैक्टर को समझे, बिना इकोनॉमिक फैक्टर को समझे आप किसी भी कंपनी के अंदर केवल उसके बिज़नेस को देखकर भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को मैं ध्यान में रखकर चलता हूँ जब मैं किसी कंपनी को स्टडी करता हूँ। और फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब कि हम अच्छे से स्टॉक्स को अपने पास में एक लंबे समय तक होल्ड करके रखते हैं। गिरावट के अंदर भी हम स्टॉक को छोड़कर भागते नहीं हैं, हम आराम से बैठे होते हैं। हम किन्हीं स्टॉक्स के अंदर स्टॉप लॉसेस को फॉलो नहीं कर रहे होते, क्योंकि हमने बिजनेस ऐसा सेलेक्ट किया होता है और हमने उसका नाम ही रखा है गुल्लक। गुल्लक का मतलब है कि हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है वीकली एक्यूमुलेशंस में। जनरली हम क्या करते हैं, हम गुल्लक में हमारे साथ में उन क्लाइंट्स को लेकर चलते हैं जिनका व्यू हमारे साथ में तकरीबन 6 महीने से लेकर 1 साल तक का होता है। तो 1 साल के अंदर वो अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि 1 साल के अंदर 52 टाइम्स उनके स्टॉक्स उनको रिव्यू होकर मिलते हैं। इन स्टॉक्स के अंदर उन्हें पता चलता है कि इस वीक के अंदर ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन स्टॉक्स को वो बाई कर सकते हैं। यार मेरी बात को ना पिन पॉइंट तरीके से समझने की कोशिश करना। जब आप किसी स्टॉक को खरीदोगे, जब आप किसी स्टॉक को एक्यूमुलेट करोगे, तो एक्यूमुलेशन की साइड में मतलब बाई की साइड में आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के अंदर जाती है, उस इन्वेस्टमेंट पर ना तो आपके पास में किसी तरीके का कोई टैक्स लग रहा है और ना आपके पास में कोई ब्रोकरेज लग रही है। जब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में, एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में आपके पास में इकट्ठे हो जाते हैं स्टॉक्स, तो इन स्टॉक्स को इकट्ठा करने के बाद जब आप इन्हें पार्शली सेल करना शुरू करते हो, तब आप पे शॉर्ट टर्म गेन टैक्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लाई होता है, या और भी चार्जेस और ब्रोकरेज चार्जेस भी आपके ऊपर लगने शुरू होते हैं। बाकी एक बार आप इसे ब्रोकर से अपने कंफर्म जरूर कर लेना। इसी तरीके से हम एक साथ सारे स्टॉक्स को ना बेचते हुए, जो स्टॉक हमारे को अच्छी जगह पर पहुंच चुका है, जहां से हमारे पास में मतलब 100 रुपये के 120 रुपये बन चुके हैं, उसमें से हम अपनी 20 रुपये की क्वांटिटी को घटाने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर हम क्लाइंट को बताकर चलते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को इस पर्टिकुलर प्राइस पर हमने आप लोगों को अपडेट दिया था, बाई की रिकमेंडेशन दी थी, और इस प्राइस पर हमने इसे 3 वीक तक या 4 वीक तक तकरीबन एक्यूमुलेट किया है। तो जब ये स्टॉक हमारे पास एक अच्छे एक्यूमुलेशन में आ गया है, तो हमारे पास इसके अंदर एक पॉसिबल चेंजेस जो आ गए 10%, 15% या 20% के आ गए हैं। तो यहाँ पर इस समय हम लोग 20% के प्रॉफिट के अंदर इस स्टॉक में बैठे हैं। तो हमारे पास 100 रुपये बढ़कर 120 रुपये हो चुके हैं। हम इसके अंदर से 20 रुपये अपने बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसके अंदर एक 20% का प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, मतलब 20 रुपये अगर इसमें से हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तब उस कंडीशन में मार्केट में हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 ही रुपये की रह जाती है। और मार्केट में अगर सचमुच की इन्वेस्टमेंट हमारी देखी जाए तो वो केवल 80 रुपये की रह जाती है, क्योंकि कैपिटल जो इन्वेस्टेड है वो 80 रुपीज़ की है, लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा अभी भी 100 ही रुपये का बना हुआ है। और 20 रुपये कमाकर हम अपने घर में लेकर आ चुके हैं, जिससे हम आने वाले वक्त में और ज़्यादा हमारा खून बढ़ जाएगा और हम एक नई एक्यूमुलेशन की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमने सोचा वैसा नहीं होता और उसका उल्टा होता है। अब साल में 52 वीक्स होते हैं, हमने टोटल अपनी जो भी हमारे पास में एक अमाउंट हम लोगों ने सोचा हुआ था, हमने उस इन्वेस्टमेंट के 52 पार्ट्स कर दिए। अब हो सकता है कि हमारा पहला पार्ट हमें इन्वेस्ट करते ही पता चला मार्केट के अंदर एक गिरावट आ गई और मार्केट में उस जगह पर हमारे को इसका बॉटम समझ में नहीं आ रहा, कोई बाय का सिग्नल नहीं मिल रहा, और जब बाय का सिग्नल नहीं मिल रहा तो हम इसके अंदर एवरेजिंग भी नहीं कर रहे, हम आराम से बैठे हुए हैं। हो सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे को कोई बाय का सिग्नल किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर मिला ही नहीं, तो उस जगह पर हमने सेकंड वीक की हमने जो इंस्टॉलमेंट जो डालनी थी हमने उसको बचाकर अपने पास रख रखा है। और पूरी इन्वेस्टमेंट का आप ये सोचो कि 52 पार्ट्स आपने कर दिए हैं, तो 52th जो पार्ट है, 52वां जो हिस्सा है, 50वां नहीं 52वां हिस्सा, 10वां हिस्सा नहीं कह रहा मैं आपसे, जो 10% का स्टॉप लॉस लेते हैं, मैं 10% के स्टॉप लॉस की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे 52वें हिस्से की आपसे बात कर रहा हूँ। अब आप उस समय पर समझो कि वो जो 52वां हिस्सा होगा, वो हिस्सा मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड है, और वो आने वाले वक्त में जब कभी भी मार्केट चलेगा, वो स्टॉक चलेगा, उसकी साइकिल आएगी, तब जाकर हम लोग आपके पास में उसके अंदर एवरेजिंग करके चलेंगे और हम उसको यूज़ करके चलेंगे, वरना हम नई अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट के अंदर ढूंढ रहे होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ मैंने अपने इस कॉन्सेप्ट गुल्लक को लॉन्च किया हुआ है। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं अपने साथ आपको जो रिकमेंडेशन देके चलता हूँ वो क्लियर स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस होती हैं कि ये स्टॉक है, इसे वॉच लिस्ट के अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं। इस स्टॉक के अंदर जैसे कोई बाय की अपॉर्चुनिटी बनेगी, हम आपको डायरेक्ट रिकमेंडेशन देते हैं बाय कि इस वीक के अंदर इस स्टॉक को यू कैन कंसिडर फॉर बाइंग। इसकी स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है इस जोन के अंदर। इसके बाद में मार्केट में जब इसके अंदर मोमेंटम आएगा, इस जगह पर हम इसके अंदर पार्शियल प्रॉफिट बुक करके चल रहे हैं। इसका मतलब हम इसको अभी होल्ड करके चल रहे हैं। न्यू एक्यूमुलेशंस इसके अंदर हम लोग नहीं करके चल रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मोमेंटम में हाई साइड पे हम लोग नहीं एक्यूमुलेट कर रहे हैं। हम इसके अंदर होल्ड करके चल रहे हैं टारगेट तक अचीव करने के लिए, और जैसे ही एक अपने टारगेट के पास पहुँचता है तब हम देखते हैं अगर ये मोमेंटम मेंटेन्ड है तो हम पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करते हैं, और अगर हमारे को ऐसा लगता है कि यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस हैं तो हम इस स्टॉक से कंप्लीट एग्जिट होते हैं। मतलब बाय, होल्ड
और सेल, ये 3 में से रिकमेंडेशंस हम आपके साथ में शेयर करके चलते हैं टाइम टू टाइम। तो आप अगर इस बुक को रीड करना चाहते हो, इस ई बुक को रीड करना चाहते हो, तो ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे से डाउनलोड कर सकते हो। आप जैसे ही क्लिक करोगे आप मेरी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, वहाँ पर जाकर आपको ये फ्लिप बुक आपको देखने को मिलेगी। बहुत मज़ा आने वाला है आपको जब आप इसको रीड करोगे। सेकंड